नमस्कार, आप देख रहे हैं दिवार टुनाइट। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी 3 दिन के भारत दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन कैरी ने आज रक्षा मंत्री अरुण जेटली और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों विदेश मंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कैसी रही मुलाकात और किन मुद्दों पर हुई बात, देखें इस रिपोर्ट में। भारत के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में लगा अमेरिका एक कदम और आगे बढ़ा है। दौरे के दूसरे दिन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं ने एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया कि भारत और अमेरिका ने साझा सहयोग से आगे बढ़ने का फैसला किया है। जॉन कैरी के दौरे पर बोलते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि अमेरिकी विदेश मंत्री के भारत आने से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। I want to thank our distinguished guests for their presence here in India. We appreciate their commitment to this partnership and the substantive contributions made on both sides today. While I am pleased at the current effort to build on the momentum of our elections, we can be truly satisfied if we sustain this effort to ensure the best possible outcomes from the summit this September and through the rest of the year. वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री ने अपनी बात की शुरुआत पुणे हादसे पर दुख जताते हुए की। उन्होंने राहत काम में मदद का प्रस्ताव भी दिया। On behalf of President Obama and the United States, our condolences with the families and the loved ones of the dozens of men and women who lost their lives in the Pune mudslide. कैरी ने यह भी कहा कि भारत के तेज विकास में अमेरिका मदद करेगा और दोनों देश ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। Together we have a singular opportunity to help India to meet its challenge, to boost two-way trade, to support South Asia's connectivity, to develop cleaner energy, to deepen our security partnership in the Asia-Pacific and beyond. The United States and India can and should be indispensable partners for the 21st century. वहीं जॉन कैरी ने प्रधानमंत्री मोदी की खूब तारीफ की। कैरी ने भारत को 21वीं सदी में अमेरिका का अच्छा दोस्त बताया और नरेंद्र मोदी के नारे को हिंदी में बोला। The new government's plan for Sabka Saath, Sabka Vikas, together with all development for all, is a concept and a vision that is not unlike that expressed by President Obama, and it is one that we support wholeheartedly. वहीं विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि उन्होंने कैरी के साथ बैठक के दौरान भारतीय नेताओं की जासूसी का मुद्दा भी सख्ती से उठाया। जी, मैंने बिल्कुल ये इशू रेज किया सेक्रेटरी कैरी के साथ और मैंने उन्हें ये भी बताया कि जब ये खबर भारत के अखबारों में छपी थी तो भारत के लोगों में बहुत गुस्सा आया था और उन्होंने अपना रोष व्यक्त भी किया था। मैं उसी रोष से आपको अवगत कराना चाहती हूँ। और मैंने ये भी कहा उन्हें कि हम दोनों एक दूसरे को मित्र देश मानते हैं, तो एक मित्र देश दूसरे की जासूसी करे ये किसी भी तरह से हमें स्वीकार्य नहीं है। दिस इज अनएक्सेप्टेबल टू अस। कैरी शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और सितंबर में मोदी ओबामा की होने वाली अहम मुलाकात से पहले इस मुलाकात पर सभी की नजर टिकी है, क्योंकि अब सुपर पावर भी नमो नमो जप रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही अमेरिका के 7 अच्छे दिनों की उनकी शुरुआत हो गई। गुजरात दंगों के बाद जिस अमेरिका को नरेंद्र मोदी के दामन पर दाग दिखता था, अब पीएम बनने के बाद वही नरेंद्र मोदी अच्छे लगने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के मंत्री उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल ही भारत के दौरे पर आए हैं, लेकिन जॉन कैरी के भारत आने से पहले अमेरिका ने अपनी सालाना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट से नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया। पीएम बनते ही मोदी पर बदली अमेरिका की राय। अमेरिका को अच्छे लगने लगे मोदी। इसे पीएम मोदी का इफेक्ट ही कहा जाएगा कि जिस अमेरिका ने नरेंद्र मोदी को सालों तक वीजा नहीं दिया, वही अमेरिका अब खुद पीएम को अमेरिका आने का न्योता दे रहा है। और न सिर्फ न्योता दे रहा है,
बल्कि नरेंद्र मोदी के सितंबर में अमेरिका दौरे से पहले अपनी सालाना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में 2002 के गुजरात दंगों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम हटा दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साल 2007 के बाद पहली बार अपनी सालाना इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी का नाम हटाया है। नई रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे कोच को जलाने और उसके बाद भड़की हिंसा से जुड़े कई मामले अभी अदालत में हैं। रेलवे कोच हादसे में 58 लोग मारे गए। दंगों में 1044 लोगों की हत्या हुई थी। रिपोर्ट में जाकिया जाफरी का भी जिक्र है, लेकिन नरेंद्र मोदी का नाम अब इस लिस्ट से हटा दिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के भारत आने के 2 दिन पहले अमेरिका ने कदम उठाया है। अमेरिका का ये फैसला दिखाता है कि वो किस तरह भारत की नई सरकार के साथ बेहतर संबंध बनाने का इच्छुक है। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ही अमेरिका लगातार नमो नमो का गुणगान कर रहा है। जॉन कैरी के भारत आने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने विलियम बर्न्स को भी हिंदुस्तान भेजा था। अमेरिकी गृह मंत्रालय ने मार्च 2005 में मोदी को जारी किया गया वीजा वापस ले लिया था। इसकी वजह गुजरात दंगों में उनकी कथित भूमिका बताई गई थी। दरअसल मोदी को लेकर अमेरिका के रुख में बदलाव का ये सिलसिला इस साल की शुरुआत से ही चल रहा है। फरवरी में अमेरिकी राजदूत नैन्सी पॉवेल ने मोदी से मुलाकात, तो मई में मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही ओबामा ने उनके साथ मिलकर काम करने की इच्छा जताई। तो पीएम बनते ही फोन कर मोदी को बधाई भी दी और अमेरिका आने का न्योता भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एक तरफ अमेरिका भारत के बीच रिश्ते बेहतर होते नजर आ रहे हैं, वहीं नेपाल से भी संबंध मधुर बनाने की तैयारी हो रही है। दरअसल नेपाल भारत के लिए परिवार सरीखा है। लंबी खामोशी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल जाने की खबर सीमाई इलाकों में पहुंची तो लोगों को एक बार फिर से उम्मीद जगी। लोगों को दौरे के दौरान होने वाले संभावित समझौतों से कई उम्मीदें हैं। इजराइल और गाजा के बीच स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। गुरुवार को भी इजराइल की तरफ से गाजा पर बमबारी जारी रही। अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक राफा में हवाई हमले में 2 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार और एक महिला शामिल हैं। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को गाजा में 106 लोग मारे गए। इसके साथ ही इजरायली हमलों में मरने वालों की संख्या 1336 से ज्यादा हो गई है। ज्यादातर आम नागरिक हैं। उधर अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में जवालिया के एक स्कूल में शरण लिए हुए विस्थापित लोगों पर गोलीबारी की निंदा की है। और अब हम आपको दिखाते हैं गाजा की ऐसी तस्वीरें जिससे खौफ में कोई भी आ जाए। गाजा में बेगुनाह लोग सड़कों पर पेट भरने के लिए रोटियां खरीदने निकले थे, लेकिन बदले में मिली मौत। गाजा से आ रही हर तस्वीर को देखकर आंखें नम हो जा रही हैं। मासूम बच्चों की चीख, महिलाओं की तड़प और बेगुनाह पुरुषों की हत्या क्या कम थी कि अब भूख से तड़प रहे लोगों पर भी मौत मिसाइल बनकर गिरी। ये तस्वीर गाजा के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की है, जहां अपना पेट भरने के लिए लोग फल और सब्जियां खरीदने गए थे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि आज मौत भी उनके घर से उनके साथ ही निकली है। सैकड़ों की संख्या में लोग अभी फल और सब्जियां खरीद ही रहे थे कि इजराइल की तरफ से छोड़े गए एक के बाद एक लगातार 4 मिसाइल्स ने लोगों को भूखे पेट मार दिया। इस हमले में 17 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 160 से ज्यादा लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। आतंक के सफाई के नाम पर हो रहे संघर्ष में अब तक गाजा के 1363 बेगुनाहों की बलि ले ली है। आप हैरान हो जाएंगे, मारे गए लोगों में से 70% लोग आतंकवादी नहीं, आम नागरिक हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी तनाव में
गाजा की ताजा तस्वीर ये है कि वहां लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं है। शहर के ज्यादातर फूड स्टोर बंद पड़े हैं और जो खुले भी हैं वहां लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यहां भी 20 लोगों के परिवार को अपना पेट भरने के लिए सिर्फ 100 ब्रेड पीस ही नसीब हो रहे हैं। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह साफ कर दिया है कि जब तक हमास की बनाई गई तमाम सुरंगें तबाह नहीं हो जाती, तब तक गजा में मौत के मिसाइल बरसते रहेंगे। आतंकी संगठन हमास के आतंकवादियों ने इन्हीं सुरंगों में छिपकर इजरायली सैनिकों पर कई हमले किए, जिनमें कई इजरायली सैनिकों की मौत हुई है। यही वजह है कि इजराइल ने अपने 16,000 अतिरिक्त सैनिकों को भी बुला लिया है, यानी आने वाले दिनों में गाजा की हालत बद से बदतर हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गाजा में जारी मौत के तांडव के बीच आंसुओं का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा, फिर चाहे वो गाजा के आम नागरिक हों, विदेशी पत्रकार हों या संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी का वीडियो आया है। क्रिस्टोफर गनस नाम के इस अधिकारी के आंसुओं वाला वीडियो आज इंटरनेट पर वायरल हो गया। The rights of Palestinians, even their children, are wholesale denied, and it's appalling. Pleasure. कोलकाता में वामपंथी पार्टियों ने फिलिस्तीन में इजरायली सेना के हमलों के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान फोटो प्रदर्शनी लगाकर गाजा पट्टी के लोगों पर हो रहे जुल्म पर रोशनी डाली गई। गाजा पर इजरायली हमलों में अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इराक के बाद अब लीबिया के हालात गंभीर होते जा रहे हैं। लीबिया में बढ़ती अराजकता और अशांति को देखते हुए फ्रांस के नागरिकों को राजधानी त्रिपोली से निकाला गया है। फ्रांस सरकार की तरफ से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि लोगों को नाव के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। लीबिया में साल 2011 में गद्दाफी शासन के खिलाफ क्रांति हुई थी, जिसके बाद विद्रोहियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष विराम की बात हुई थी। बावजूद इसके संघर्ष जारी है। वहीं हिंसा की वजह से कई राजनयिकों और विदेशी नागरिकों को भी देश छोड़कर जाना पड़ा। स्पेन के विदेश मंत्रालय के मुताबिक सैन्य विमान की मदद से उसने अपने 60 लोगों को निकाला है। और अब बात पड़ोसी देश नेपाल की। दरअसल नेपाल भारत के लिए परिवार सरीखा है। लंबी खामोशी के बाद जब प्रधानमंत्री मोदी के नेपाल जाने की खबर सीमाई इलाकों में पहुंची तो लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से जग गईं। लोगों को दौरे के दौरान होने वाले संभावित समझौतों से कई उम्मीदें हैं। क्या हैं वो उम्मीदें और सीमांत इलाकों के लोग पीएम के इस नेपाल दौरे से क्या चाहते हैं, देखिए। लंबे अंतराल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री पड़ोसी देश नेपाल की यात्रा करने जा रहा है। नेपाल वो हिमालयी देश जिसकी सीमाएं भारत के तमाम राज्यों को छूती हैं। नेपाल और भारत के बीच खुली सीमाएं हैं। दोनों देशों के सांस्कृतिक और राजनयिक संबंध काफी पुराने और अच्छे रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से संबंध उतने मधुर नहीं रहे। जब एक बार फिर भारत के पीएम दोस्ती की वही इबारत आगे लिखने चले हैं तो लोगों की उम्मीदें भी उनके साथ नेपाल जाएंगी। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के उन इलाकों के लोगों के लिए ये अहम मौका है जहां की सीमाएं नेपाल से लगती हैं और दोनों देशों के संबंधों से जिन्हें सबसे ज्यादा सरोकार है। गोरखपुर में भूगोलवेत्ताओं का मानना है कि प्रधानमंत्री अगर नेपाल के प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित समझौता करते हैं तो नेपाल की अथाह जल संपदा भारत के भी काम आएगी। हमें नेपाल से व्यापक सहयोग मिल सकता है। दुनिया का दूसरा जल संसाधन से संपन्न प्रमुख राष्ट्र नेपाल है ब्राजील के बाद। तो वहां से जल विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी, उसका लाभ दोनों देशों को मिल सकता है। इस क्षेत्र में हमारे समझौते होने चाहिए।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों की माने तो पर्यटन भी दोनों देशों के बीच एक अच्छी पहल हो सकती है। नेपाल को भी स्विट्जरलैंड बनाया जा सकता है और यदि यह ठीक होता है तो ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा उद्योग होगा, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री हमारी फ्लोरिश हो सकती है नेपाल को शामिल करने से। तो टूरिज्म भी एक बातचीत का मुद्दा होना चाहिए। इसके अलावा भी पिछले कुछ समय से नेपाल और भारत के बीच रिश्तों के बिगड़ने की वजह चीन बना है, लेकिन अगर नेपाल इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभाए तो तीनों देशों के रिश्ते संतुलित हो सकते हैं। एक तरफ चीन है, दूसरी तरफ भारत है, दोनों के बीच में है, तो इसकी बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका हो सकती है। दोनों के बीच में तालमेल स्थापित करा भी सकता है और निश्चित रूप से इस पर वार्ता होनी चाहिए। जो अड़ोस पड़ोस की जो गतिविधियां हैं जो भारत के हित में नहीं है, तो उस पर हमारे नेपाल हमारे लिए बहुत ही सहायक हो सकता है। गोरखपुर, महाराजगंज, गोंडा, पीलीभीत, उत्तराखंड के कुछ इलाके और श्रावस्ती तक नेपाल और भारत की सीमाएं मिलती हैं। ऐसे में बेहतर प्रबंधन से जल संपदा का फायदा दोनों देशों को मिल सकता है। लोगों को उम्मीद है कि पीएम इस मुद्दे को भी जरूर उठाएंगे। ये दोनों देशों को जल संग्रहण के लिए बात करनी चाहिए, परियोजनाएं बनानी चाहिए। जल संरक्षण करने से यहाँ की बाढ़ का, तराई की बाढ़ का मुद्दा भी समाप्त हो जाएगा। दोनों देशों के नागरिकों को जो तराई के आसपास रहते हैं हिमालय की तलहटी में, इनको काफी लाभ मिलेगा और दोनों देशों का विकास भी होगा। भारत की नेपाल से मिलने वाली सीमा का 374 किलोमीटर का इलाका उत्तराखंड से जुड़ता है। ऐसे में उम्मीद यहाँ से भी जुड़ी हुई है कि लंबे वक्त के बाद जब नेपाल और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी तो संबंध आगे बढ़ेंगे, जिनका फायदा उत्तराखंड को भी मिलेगा। उम्मीदें सिर्फ भारत को ही नहीं, नेपाल को भी हैं। कुछ वक्त पहले नेपाल का दौरा करके लौटे उत्तराखंड के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ने ये बात कही। हमारे नेपाल और भारत की जो मैत्री संबंध है, जिसमें हमारी खुली सीमा है, उसके संकट का विषय हो, उसके जो आंतरिक आतंकवाद है उसका विषय हो, इसके साथ साथ जो नेपाल इस समय जूझ रहा है वो धर्मांतरण की समस्या से जूझ रहा है। वो उस समस्या के मूल में क्या है, उसमें भारत किस तरह से समाधान कर सकता है, सहयोग कर सकता है, इन सारे विषयों पर वार्ता अपेक्षित है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने सालों बाद जो पहल की है, उससे लेकर भारत में उत्साह तो है ही, साथ ही लोग अपनी उम्मीदें पीएम तक पहुंचाना चाह रहे हैं ताकि मोदी स्थानीय मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाएं और इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत और नेपाल की सीमा का जो ज्यादातर हिस्सा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा से लगता है, वहां के लोगों को पेश आने वाली सीमाई समस्याओं की लिस्ट छोटी नहीं है। लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि बॉर्डर से जुड़ी इस समस्याओं पर नरेंद्र मोदी बात करके उसे सुलझाने का प्रयास करेंगे। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक संबंधों की भारत की 2600 किलोमीटर की सीमा है, जो नेपाल को छूती है। ये सीमा दोनों देशों की नजदीकी की तो गवाह है ही, लेकिन खुली सीमा की नीति से दोनों देशों को नुकसान भी हो रहा है, खासकर मानव तस्करी की समस्या जो सीमांत इलाके झेल रहे हैं। जो हमारी खुली सीमा है, इसकी निगरानी थोड़ी और बेहतर होनी चाहिए, कारण कि इस खुली सीमा का लाभ लेकर कुछ अतिवादी तत्व हिंदुस्तान में प्रवेश कर जाते हैं। हालांकि नेपाल ने स्वतः इस पर नियंत्रण स्थापित किया है, लेकिन बातचीत इसमें भी आगे बढ़नी चाहिए कि इस प्रकार की कोई शिथिलता न दिखलाई दे सीमा पर। तस्करी सिर्फ इंसानों की नहीं, उन अवैध चीजों की भी होती है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन रही हैं। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे नशीली वस्तुओं हो, चाहे ये असलहे हो, इनका कारोबार जो कर रहे हैं, इस पर इनको वार्ता करना चाहिए और इस पर पहल करना चाहिए। पिछली कई आतंकी वारदातों समेत कई आपराधिक घटनाओं में भी अपराधियों के वारदात को अंजाम देने के बाद नेपाल जाने की खबरें सामने आई, जो अपने आप में बड़ी समस्या है। दूसरा यह कि नेपाल आतंकवादियों का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। सारी भारत विरोधी गतिविधियां ISI द्वारा संचालित हो रही है, चाहे वो फॉल्स करेंसी भारत में भेजने का मामला हो, चाहे ड्रग्स भेजने का मामला हो, चाहे वेपन भेजने का मामला हो, चाहे टेररिस्ट भेजने का मामला हो। जितने भी मामले हुए हैं, ज्यादातर मामले में देखा जाता है कि ये आतंकवादी भारत में घटना को अंजाम देकर के नेपाल की ओर निकल जाते हैं। इतना ही नहीं, सीमाई इलाकों में जिस समस्या का सामना सबसे ज्यादा करना पड़ता है, वो मानसून सीजन में पेश आती है, जब नेपाल की तरफ से बांध से छोड़ा गया पानी उत्तर प्रदेश के सीमांत इलाकों में भर जाता है। इसलिए प्राथमिकता के तौर पर
नरेंद्र मोदी जी को बाढ़ पर नियंत्रण कैसे हो और उसमें नेपाल को कैसे शामिल किया जाए, यह एक जरूरी है। और हो सके तो नेपाल और भारत को मिलाकर के एक स्टडी ग्रुप बनाया जाना चाहिए जो समस्याओं का हल निकाल सके। 1960 के दशक में ही इस समस्या के मद्देनजर एक परियोजना की बात हुई थी जो बड़ी जल राशि से बिजली पैदा करने वाली, लेकिन उस पर आज तक काम नहीं हो पाया। व्यक्तिगत रूप से भी अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री को चाहिए कि वो जलकुंडी, जिसे भालू परियोजना कहते हैं, हम लोग स्थानीय शब्दों में से जलकुंडी परियोजना कहते हैं, जलकुंडी परियोजना पर उन्हें ध्यान देना चाहिए। इससे उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या का हल होगा। भारत और नेपाल सीमा को जोड़ने वाले पहाड़ी रास्तों की भी हालत खस्ता है। आजादी के 65 साल बाद भी इन सड़कों को ठीक नहीं कराया जा सका। ऐसे में सीमाई इलाकों से जुड़ी समस्याओं के निदान की भी उम्मीद हर कहीं है। भारत और नेपाल के बीच पिछले कुछ सालों से दूरी ने दोनों देशों के रिश्तों का परिदृश्य ही बदल दिया। विश्वास की जगह संदेह ने ले ली और इसका फायदा चीन ने बखूबी उठाया। अब एक बार फिर अगर भारत और नेपाल चाहेंगे तो बॉर्डर से जुड़ी कई समस्याओं पर अंकुश लग सकेगा और एक बार फिर विश्वास और दोस्ती बहाल हो सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए अच्छी खबर है। कुश्ती में भारत ने 5वां गोल्ड जीता है। रेसलर योगेश्वर दत्त ने 65 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक दिलाया। बबीता कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि गीतिका जाखड़ को सिल्वर मेडल मिला। इसके अलावा जिम्नास्टिक में भारत को दीपा कर्माकर ने पहला पदक दिलाया। वहीं डिस्कस थ्रो में विकास गोड़ा को गोल्ड मेडल मिला। भारतीय हॉकी टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।